हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हमारा सेशन चल रहा था दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने साम्राज्यवाद पर चर्चा की, उपनिवेशवाद पर चर्चा की, दोनों के बीच में डिफरेंस को भी देखा। और ये कंटिन्यू सेशन होते हुए लेक्चर नंबर 19 के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे नव साम्राज्यवाद। तो दोस्तों जानने का हम प्रयास करेंगे कि साम्राज्यवाद का ये नया रूप जो है वो नया रूप क्या है, इस साम्राज्यवाद को नव साम्राज्यवाद क्यों कहा गया है, तो इसको पूरा अच्छे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सेशन में मूव करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं विशेष करके उन छात्रों को बोल दूं जो बीए थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र 3 के अलावा अन्य स्टूडेंट है, जैसे कि कोई स्टूडेंट बीए के अन्य ईयर से हो सकते हैं, एमए से हो सकते हैं, बीकॉम से हो सकते हैं, बीएससी, बीए, एलएलबी या कहें कि बीबीए या एलएलबी, बीबीए या फिर एमबीए के अंतर्गत भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति आपको पढ़ने को मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट भी है तो भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका टॉपिक नव साम्राज्यवाद है तो निश्चिंत रूप से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, उतना ही उपयोगी होगा जितना कि बीए थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। कंटिन्यू सभी सेशन दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सभी सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। और अब हमारे इस प्लेटफॉर्म की एक विशेषता ये कि हम सभी टॉपिकों को, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों को पूरा टॉपिक वाइज ही करते दोस्तों, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करते हैं। पूरे विस्तार से टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कंटिन्यू इसी प्रकार से होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों आज का। तो जान लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। मतलब थर्ड यूनिट के अंतर्गत यूनिट थर्ड चल रही है, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक हो रहा है नव साम्राज्यवाद। फोर्थ टॉपिक में साम्राज्यवाद डिस्कस हमने किया है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच में अंतर को हमने देखा है, और अब हम बात करेंगे नव साम्राज्यवाद की। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट कि साम्राज्यवाद क्या था और नव साम्राज्यवाद क्या था। अब मैं मानकर ये चल रहा हूं कि आप जो है कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भी दोस्तों, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो इस क्लास को रोक करके और आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, है ना। और डायरेक्ट भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नाम से है। और वहां जाकर के आप उसको पूरा विस्तार से पूरे क्रम से देखिए। जब आप साम्राज्यवाद को समझ लेंगे तो उपनिवेशवाद को समझने में तकलीफ नहीं होगी, और जब उपनिवेशवाद को समझ लेंगे तो नव साम्राज्यवाद को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास, क्योंकि दरअसल होता क्या दोस्तों कि मैप के माध्यम से समझना थोड़ा इजी हो जाता है ना। और आगे जो कहानी है हमारी वो कहानी कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से इस मैप के साथ थोड़ा टाइम पास कर ले, जिससे कि आपको थोड़ा सा और इजी वे लगने लगे, थोड़ा सा इजी लगने लगे। ठीक है ना। नव साम्राज्यवाद, अच्छा क्या है ये नव साम्राज्यवाद। ये धारणा भी एक बड़ी ही थोड़ी सी हटके है। एक कलर, चलिए रेडी लेते हैं। ओके, नव साम्राज्यवाद दोस्तों आप इन महाद्वीपों से तो परिचित होंगे, मैंने आपको कई वीडियो में बताए हैं, है ना। यूरोप, क्लियर है, यूरोप ये वाला पार्ट जो है पूरा एशिया का है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ऊपर यहां पर ये अंटार्कटिका पाया जाता है, ये अंटार्कटिका है यहां पर। चलिए इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें फिलहाल जो बात करनी है दोस्तों, इन 5 महाद्वीपों की बात करना है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ 5 महाद्वीपों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां पर हुआ क्या था, अब थोड़ा सा ये समझिए कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद की कहानी को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर लेते, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा दोस्तों। विश्व के लगभग सभी देशों, देखिए साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद को पहले आप समझिए। साम्राज्यवाद क्या है, आइए ब्लैक स्क्रीन पर देखते हैं इसको। कलर चेंज, ओके। सबसे पहले हमें समझना है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये साम्राज्यवाद को हम पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सिर्फ बात कर रहे हैं, है ना। कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 16वीं और 17वीं शताब्दी की अगर बात करें, तो इस समय में साम्राज्यवाद जो है अपनी चरम सीमा पर था। साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर था, मतलब चरम पर था। बहुत मतलब विश्व के लगभग सभी देश अपने साम्राज्यवादी धारणा में लगे हुए थे। और इनमें भी विशेष करके, मैं मैप में बताने वाला हूं आप लोगों को, विशेष करके यूरोपीय राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ठीक है ना, जर्मनी, नीदरलैंड, ऐसे जो राष्ट्र थे दोस्तों, ये प्रमुख राष्ट्र है और ये पूरी तरह से अपनी साम्राज्यवादी धारणा फैलाने में लगे हुए थे, है ना। ये राष्ट्र विशेष रूप से साम्राज्यवाद को लेकर माने जाते हैं। लेकिन साम्राज्यवाद का एक्चुअल मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया। जब कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र एक निर्धन राष्ट्र पर या अविकसित राष्ट्र पर अपना अधिकार कर लेता है ना, अधिकार करके उस पर राजनीतिक अधिकार कर लेता है, राजनीतिक अधिकार करके उस देश का शोषण करता है, तो उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, है ना। लेकिन इस साम्राज्यवाद की एक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसके अन्य रूपों से मेल नहीं खाती। याद रखिएगा, जो साम्राज्यवाद के हमने कई रूप देखे, जैसे साम्राज्यवाद का एक अन्य रूप है उपनिवेशवाद, उसी का अन्य रूप है नव उपनिवेशवाद, या इसी का अन्य रूप है नव साम्राज्यवाद, है ना। तो जो अन्य रूप है साम्राज्यवाद के, इस साम्राज्यवाद की एक परम विशेषता है, वो विशेषता इसे इसके अन्य रूपों से अलग करती है। और वो विशेषता दोस्तों ये है कि जब भी कोई एक राष्ट्र किसी राष्ट्र पर, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये एक देश है, एक साम्राज्यवादी देश है, इसने और इसके पड़ोस में या कहीं पर भी एक छोटा देश है, कम शक्तिशाली राष्ट्र, इस राष्ट्र ने इस पर आक्रमण करके इस राष्ट्र को जीत लिया। क्लियर है। अब जीतने के बाद में यह साम्राज्यवादी राष्ट्र क्या करेगा, इस राष्ट्र को अपने ही राष्ट्र में मिला लेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये राष्ट्र ए था और ये था बी, ठीक है ना। लेकिन जब ए राष्ट्र ने बी पर हमला किया, आक्रमण किया, इसको बी को जीत लिया, तो अब ये बी राष्ट्र बी ना होकर के ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये भी ए राष्ट्र बन जाएगा, है ना। मतलब ये ए राष्ट्र, आक्रमणकारी राष्ट्र, जीते हुए राष्ट्र को अपनी सीमा में ही मिला लेता है। और यह विशेषता साम्राज्यवाद की उसके अन्य रूपों से इसको अलग करती है। आई होप ये क्लियर होगा इतना, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम वापस से पीछे बढ़ते हैं, अब आते वापस से मैप पे। तो दोस्तों यहां पर जो आप यूरोप देख रहे हैं, इसी यूरोप के विभिन्न राष्ट्र थे। इन राष्ट्रों ने लगभग पूरे विश्व में आतंक फैला रखा था, ये मान लीजिए, साम्राज्यवाद के नाम से। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, नेपोलियन, आपने नाम सुना होगा। नेपोलियन कहां का था दोस्तों, फ्रांस का, है ना। नेपोलियन कहां का था, फ्रांस का। ये देखिए यूरोप का मैप है, ये वो पूरे वर्ल्ड का था, ये पूरे यूरोप का मैप है, ये रहा फ्रांस। तो इस फ्रांस से जो नेपोलियन था, नेपोलियन लगभग पूरे विश्व को जीतना चाहता था, नेपोलियन विश्व विजय करना चाहता था। नेपोलियन पूरे विश्व कहां का था, फ्रांस से था, है ना। तो नेपोलियन ने भी पूरे विश्व को जीतने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों, साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। जर्मनी से आपने सुना होगा हिटलर सुना होगा दोस्तों। तो हिटलर ने भी कौन सी नीति अपनाई थी, यही साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, है ना। उस पर आक्रमण करके, किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेना और उसे अपने राष्ट्र की सीमाओं में मिला लेना, ठीक है। तो अब जब साम्राज्यवादी पूरा यूरोप दोस्तों, ये जो पूरा यूरोप दिख रहा है, ये पूरा यूरोप साम्राज्यवादी धारणा में लिप्त हो चुका था। कब, 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में, 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो अब जब ये लिप्त हुआ साम्राज्यवादी धारणा में, तो ये जो राष्ट्र थे ये आपस में भी दोस्तों इसके शिकार हुए। जैसे मान लेते हैं कि जब ये फ्रांस था, फ्रांस जब कभी जर्मनी पर हावी पड़ने लगा, तो इसने जर्मनी पर भी अधिकार करने की कोशिश की। जर्मनी चूंकि बड़ा राष्ट्र है, तो नीदरलैंड छोटा राष्ट्र होने के कारण, ये नीदरलैंड रहा यहाँ पर छोटा सा, तो नीदरलैंड पर आक्रमण करने का प्रयास किया।
है ना। तो आपस में राष्ट्र भी आपस में लड़ा करते थे, आपस में लड़ा करते थे एक दूसरे को जीतने के लिए। लेकिन इसी बीच में एक देश ऐसा था मेरे प्यारे दोस्तों जो भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा सुरक्षित था। और कौन सा था वो? तो वही था इंग्लैंड, वही था इंग्लैंड, जिसने लगभग आधी दुनिया जीत रखी थी। कौन था? इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, इंग्लैंड, है ना। क्यों था भौगोलिक रूप से सुरक्षित? क्योंकि इंग्लैंड, देखिए मैप में देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इस पर आसानी से कोई राष्ट्र आक्रमण नहीं कर सकता था, है ना। क्योंकि इंग्लैंड पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। आक्रमण करेगा राष्ट्र तो कैसे करेगा? क्लियर है? बाकी सभी जो राष्ट्र है यूरोप के, वो सब अपनी सीमाओं से जुड़े होने के कारण उन पर आक्रमण आसानी से हो जाया करते थे। आई होप क्लियर होगा। तो अब यहां से दोस्तों ये समझिए कि जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद है, इस साम्राज्यवाद के सामने, साम्राज्यवाद की जो धारणा है दोस्तों, साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद के सामने ये नव शब्द क्यों लगाया गया? नव शब्द क्यों लगाया गया? ये क्या है नव शब्द? नव शब्द क्या है? तो नव शब्द का मतलब सिंपल सा ये मान लीजिए कि नव शब्द जो आया दोस्तों, इस नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत है यही साम्राज्यवाद। इसी साम्राज्यवाद का ही एक नया रूप है नव साम्राज्यवाद। लेकिन इसके अंतर्गत राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्धन राष्ट्र पर अधिकार करता है, परंतु राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि आर्थिक उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? आर्थिक उद्देश्य से। अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जब कोई राष्ट्र अपने से कम शक्तिशाली राष्ट्र पर अधिकार करके उसके आर्थिक संसाधनों का शोषण करना प्रारंभ कर देता है, तो उसी को हम नव साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। क्लियर है? तो साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में एक छोटा सा, एक माइनर सा डिफरेंस हुआ दोस्तों। क्या हुआ? साम्राज्यवाद के अंतर्गत क्या होता है? साम्राज्यवाद के अंतर्गत क्या होता है? राजनीतिक उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है, राजनीतिक उद्देश्य से, है ना, राजनीतिक उद्देश्य होता है। क्लियर है? जिसमें आक्रमणकारी राष्ट्र अधीन राष्ट्र को अपनी सीमा में मिला लेता है, अधीन राष्ट्र अपनी सीमा में मिला लेता है ना। लेकिन नव साम्राज्यवाद की जब हम बात करें तो ये आर्थिक उद्देश्य से ये नीति अपनाई जाती है, आर्थिक उद्देश्य से ये नीति अपनाई जाती है। और उसके अंतर्गत दोस्तों जिस अधिकार पर अधिकार किया जाता, जिस राष्ट्र पर अधिकार किया जाता है, उस राष्ट्र को अपने अधीन तो किया जाता है, परंतु उसकी सीमा को अपनी सीमा में नहीं मिलाया जाता, बल्कि वहां पर रह करके उस राष्ट्र पर प्रशासन किया जाता है ना। ये छोटा सा डिफरेंस है, बस इसको समझ लेंगे आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आपको एक व्यवहारिक समझ, एक मोटी मोटी सी एक समझ तो आपकी बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके एक थ्योरेटिकल पार्ट की। एक थ्योरेटिकल पार्ट भी दोस्तों इसका, जिससे कि आपको एग्जाम के अंतर्गत लिखना कैसे है, वो क्या क्या इसकी विशेषता है, जिससे आप बाद में रिविजन भी कर सके। तो आइए इस पार्ट को भी दोस्तों हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। अब लेते हैं पेन, कलर चेंज करना होगा। ओके, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। इबारत बहुत इजी है, ये जो पार्ट लिखा हुआ ना बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बस समझते हुए। क्योंकि अभी ये व्यवहारिक जो हमने चर्चा की है ना, वो इसीलिए की ताकि आपको अभी ये डेटा परेशान नहीं करेगा, ये आसानी से समझ आएगा आपको। कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ है। साम्राज्यवाद यूरोप द्वारा विकसित व्यापारवादी नीति थी। क्या थी? व्यापारवादी नीति थी। भाई यूरोप के जो राष्ट्र थे वो अपने व्यापार को और विकसित करने के लिए, है ना, अन्य राष्ट्रों पर, कम शक्तिशाली राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमा रहे थे। ठीक है ना, जिससे वो अपनी सीमा का भी विस्तार कर सके, साथ ही साथ अपने व्यापार का भी विस्तार कर सके। और ये जो आक्रमणकारी राष्ट्र थे या साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, ये अगर हम ऐसा बोले दोस्तों कि साम्राज्यवादी इस धारणा के अंतर्गत सबसे पहले अगर कोई नीति आई थी तो व्यापारवादी नीति आई थी। व्यापार के बहाने व्यापार करते थे और व्यापार से ललायित होकर के ही ये उस राष्ट्र की सीमा को भी अपनी सीमा में मिला लेते थे, है ना, जिससे उनको और अधिक आर्थिक रूप से और राजनीतिक दोनों प्रकार से इनको फायदा हो सके, है ना। इसीलिए कहा गया है कि साम्राज्यवाद यूरोप के द्वारा विकसित की गई व्यापारवादी नीति थी। क्या थी? व्यापारवादी नीति थी। इसमें क्षेत्रीय और आर्थिक लाभ के लिए, देखिए यहां पर क्षेत्रीय सीमा, है ना, और आर्थिक लाभ, इसमें दोनों शामिल थे। क्षेत्रीय लाभ भी था और आर्थिक लाभ भी था। इसके लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क्या करता था दोस्तों? बलपूर्वक अधिकार कर लेता था, बलपूर्वक।
है ना। और ये अधिकार बल के द्वारा किया जाता था और किया जाता था और विजित राज्यों पर अंतिम राजनीतिक वर्चस्व इसकी विशेषता थी। क्या थी? अंतिम राजनीतिक वर्चस्व। तो अंतिम जो इसकी जो विशेषता थी, मतलब कहें कि जो अंतिम कार्य था किसका? साम्राज्यवाद का, वो उस राष्ट्र को, जिस राष्ट्र को जीता है उसने, उस राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिलाना ही इसका अंतिम उद्देश्य हुआ करता था, जिसे हम राजनीतिक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया के लिए एक सीधा व्यापारिक मार्ग, एशिया के लिए, है ना, एशिया के लिए मैंने आपको इस प्रारंभ में ही बताया था मैप, वर्ल्ड मैप ये वाला। तो एशिया के लिए ये जो पूरा पार्ट दिख रहा दोस्तों, ये एशिया के लिए। मैं एक बार फिर से साफ करके इसको रिपीट कर देता हूं, जिससे आपकी कंफ्यूजन और दूर होती चली जाए। देखिए, ये है आपका पूरा यूरोप, है ना, ये यूरोप है आपका, और ये रहा आपका एशिया, ये रहा एशिया। तो इस एशिया तक पहुंचने के लिए, एशिया तक पहुंचने के लिए, एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, एशिया के राष्ट्रों पर अधिकार करने के लिए व्यापारों मार्ग की खोज होना प्रारंभ हुई। तो वास्को डी गामा आपने नाम सुना था ना दोस्तों, तो वो इस मार्ग से आया था, इस मार्ग से भारत पहुंचा था वो, इस मार्ग से, ठीक है ना, इस मार्ग से आया था वो। क्लियर है? केरल के तट पर उसने पहुंचा था पहले, लेकिन उसका स्वागत कहां हुआ था? यहां गुजरात में हुआ था वास्को डी गामा का, याद रखिएगा। तो वो इस मार्ग से आया था, और इसी के साथ में एक दार्शनिक और था, मतलब एक यात्री और था, कोलंबस, है ना। थोड़ा नाम जो है माइंड से स्लिप हो रहा था, बट याद आ गया, कोलंबस। तो दोनों दोस्तों, ये वास्को डी गामा और कोलंबस, ये दोनों साथ निकले थे। कोलंबस जो है अपना मार्ग भटक गए थे, वो भी इंडिया के लिए ही निकले थे, लेकिन वो अपना मार्ग भटक गए। तो ये इधर जाने की अपेक्षा, पूर्व जाने की अपेक्षा, ये दक्षिण की ओर मूव कर गए, माफ कीजिएगा, पश्चिम की ओर मूव कर गए। तो ये यहां से भटके, तो भटकने पर ये कहां पहुंच गए दोस्तों? दक्षिण अमेरिका पहुंच गए थे, है ना। कौन? कोलंबस। क्लियर है? और वास्को डी गामा भारत पहुंच गए थे। तो ये इस प्रकार से आगे चल करके विभिन्न मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दी गई, विभिन्न प्रकार की खोजें प्रारंभ हो चुकी थी। क्लियर है? तो एशिया के लिए एक सीधा व्यापारिक मार्ग खोजने के अपने प्रयासों में यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका, अभी बताया मैंने, दक्षिण अमेरिका, है ना, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ईस्ट इंडीज, इसमें अपने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिए। और ये जो चरण था दोस्तों, ये साम्राज्यवादी चरण था, ठीक है। और इसी बीच यूरोप की वाणिज्यिक क्रांतियों ने पूंजी और कच्चे माल की नई जरूरतों और इच्छाओं को और पैदा किया। जैसे ही यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति आई, है ना, औद्योगिक क्रांति आई, जैसे ही औद्योगिक क्रांति यूरोप में आती है, वैसे ही पूरे यूरोप में दोस्तों कच्चे माल की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही साथ बने हुए माल को खपाने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इन दोनों की खोज के लिए और इन यूरोपीय राष्ट्रों की साम्राज्यवादी इच्छाओं को इसने और दृढ़ कर दिया, है ना। तो व्यापारियों ने उपनिवेशों को धन के स्रोत के रूप में बनाए रखा, है ना। जो व्यापारी आए, व्यापारियों ने क्या किया? जो उपनिवेश बनाए थे उनको धन के स्रोत, जहां से धन आता रहे, उसके स्रोत के रूप में बनाए रखा। उन्होंने व्यापारिक चुंगियां स्थापित की। व्यापारिक चुंगी, जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में जब वास्को डी गामा आया और केरल तट पर उसका अधिकार हुआ, तो केरल तट पे क्या करा उसने? जो अब अन्य कोई अगर कोई यूरोपी हो या कहीं से भी अगर और अन्य कोई व्यापारी आता है, तो उस व्यापारियों से उन्होंने चुंगी लेना चालू कर दी, है ना। स्थानीय शासक की परमिशन से लिया, हालांकि स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे उस पर अधिकार ही कर लिया था पूरी तरह से। तो इस तरह से उन्होंने व्यापारिक चुंगिया ली, मतलब एक टैक्स, सीमा कर जिसे हम बोलते हैं। अफ्रीका और चीन के तटों पर भी उन्होंने पैर जमा लिए, है ना। और साथ ही साथ में अपने, मतलब यूरोप के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय शासकों के साथ मिलकर के काम करना प्रारंभ कर दिया। पुराने साम्राज्यवादी भूमिका निभाने वाले जो राष्ट्र, दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। इनको मैप के द्वारा पढ़ेंगे ना तो और इजीली याद रहेगा। मैप में दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं, कौन सा राष्ट्र कहां पर है। देखिए ध्यान से, मैप के माध्यम से याद करना बहुत इजी हो जाता है। ये रहा आपका इंग्लैंड, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। यार फिर कलर चेंज लेना पड़ेगा, ब्लैक रेड, ओके। ये रहा आपका इंग्लैंड, है ना, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। उसी के पास में दोस्तों ये फ्रांस रहा, फ्रांस के जस्ट साइड में स्पेन, क्लियर है। और स्पेन के साइड में पुर्तगाल, स्पेन का पड़ोसी पुर्तगाल के अलावा दोस्तों ये रहा जर्मनी, ये रहा आपका नीदरलैंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यूरोपीय ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद का समर्थन किया, साम्राज्यवादी धारणा को पूरी तरह से अपना लिया था। क्लियर है?
अब दोस्तों इस प्रकार से साम्राज्यवाद में क्या हुआ, आपने अच्छे से देखा, एक राष्ट्र की सीमा को अपने राष्ट्र में मिलाना इसका राजनीतिक अंतिम उद्देश्य बन चुका था। लेकिन अब जब नव साम्राज्यवादी धारणा आती है तो ये जो धारणा थी दोस्तों ये 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो साम्राज्यवादी धारणा थी वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में अपने चरम पर रहती है। 18वीं शताब्दी में नव साम्राज्यवाद पनप चुका था। क्लियर है? तो 1870 के दशक में ये स्टार्ट हुआ, 1870 के दशक में ये स्टार्ट हुआ। ओके, 1870 के दशक में ये प्रारंभ हुआ, कौन? नव साम्राज्यवाद। और यूरोपीय राज्यों ने मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व में विशाल साम्राज्य स्थापित किए। नव साम्राज्यवादियों ने औपनिवेशिक सत्ता के लाभ के लिए देशी क्षेत्रों का प्रशासन स्थापित किया। मतलब सिंपल है कि 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुए नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत यूरोपीय राज्यों ने या यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको अपने अधीन करके और वहां पर प्रशासन करना चालू कर दिया। नव साम्राज्यवादियों ने औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण किया और इस औपनिवेशिक सत्ता का प्रयोग उन्होंने आर्थिक लाभ कमाने के लिए प्रारंभ कर दिया, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिन राष्ट्रों को उन्होंने उपनिवेश बनाया, जिन एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व या दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों को जहां उन्होंने उपनिवेश बनाया अपना, उन उपनिवेशी राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? नव साम्राज्यवाद एक बड़े आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित था, ये आप समझ चुके हैं। इसमें सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता थी, सस्ते कच्चे माल। उपनिवेश, अब ये जो यूरोपीय राष्ट्र उपनिवेश बना रहे थे तो क्या करते थे दोस्तों कि इन राष्ट्रों से जो कच्चा माल होता था जैसे कि देखिए वनस्पति तेल या कीमती धातुएं, वनस्पति तेल, डाई, कपास, है ना, जैसे भारत से भांग, ये कच्चा माल, इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए ये कच्चा माल कम कीमत पर इनको उपनिवेश राष्ट्रों से मिल जाता था और ये अपने स्वयं राष्ट्र में भेज दिया करते थे, अपने राष्ट्र में भेज दिया करते थे। वहां पर ये प्रोडक्ट बन करके तैयार होता था और वापस इन्हीं उपनिवेशी राष्ट्रों में आकर के और ये फिनिश गुड्स बिकती थी। जो तैयार माल होता था वो तैयार माल इन्हीं उपनिवेश राष्ट्रों में बिकता था। तो अब सोचिए, कच्चा माल इस राष्ट्र का, है ना, कच्चा माल ले जा करके और फिनिश गुड्स तैयार करके और वापस यहां बेच रहे हैं ऊंचे दामों पर। तो ये आर्थिक रूप से दोनों तरफ से इसको लूट रहे थे, दोनों तरफ से इसका आर्थिक शोषण कर रहे थे, किसका? उपनिवेशी राष्ट्र का। ठीक है, क्लियर है? और इसी के साथ में इसकी एक बड़ी विशेषता ये रही दोस्तों कि उपनिवेश के अंतर्गत देखिए साम्राज्यवाद में क्या हो रहा था, साम्राज्यवाद में पूरा एक सैनिक आक्रमण हुआ होता था। जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा साम्राज्यवाद स्थापित किया जा सकता था। लेकिन नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत सेना की आवश्यकता नहीं थी, एक बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर सेना बहुत सीमित हुआ करती थी, है ना, और सीमित सेना हुआ करती थी और उसके बाद में कुछ आर्थिक जोखिम, मतलब कुछ आर्थिक इन्वेस्टमेंट लगता था इनको, है ना। तो इसके माध्यम से ये बड़ा मुनाफा कमाने पर ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये सीमित सेना और वित्तीय जोखिम के माध्यम से बड़े मुनाफे को प्राप्त करने की जो ये नीति थी, यही नव साम्राज्यवाद की एक बड़ी विशेषता रही है। यूरोपीय राष्ट्रों ने एक आक्रमण विस्तार की नीति अपनाई जो औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न आर्थिक आवश्यकताओं से प्रेरित थी। 1870 से 1914 के मध्य यूरोप में एक दूसरी औद्योगिक क्रांति आ जाती है। दूसरी कब? 1870 से, जब नव साम्राज्यवाद क्यों आगे बढ़ा था, नव साम्राज्यवाद की धारणा क्यों आगे बढ़ी थी? क्योंकि ये जो दौर था दोस्तों 1870 से 1914 के बीच का, ये दौर ऐसा था जब यूरोप में एक दूसरी औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब चूंकि यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यूरोप में ही आई थी, है ना, तो दूसरी औद्योगिक क्रांति यूरोप में आ चुकी थी। क्लियर है? तो यहां से इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के रूप में परिवर्तन की जो गति थी उस गति को तीव्र कर दिया और आर्थिक विकास की गति भी इसने प्रदान की। किसने? इस नई औद्योगिक क्रांति ने। तो इस नई औद्योगिक क्रांति के कारण भी जो है कई राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र उपनिवेशी राष्ट्रों में परिवर्तित होते चले गए। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट था, कुछ विशेष नहीं था, बड़ा नहीं था। तो हमने यहां पर सिर्फ विशेष करके दो ही चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। एक तो देखा है हमने कि साम्राज्यवाद क्या है, उसको एक व्याख्या के रूप में देखा है ना, साम्राज्यवाद को व्याख्या के रूप में देखा है, और उसके बाद में हमने देखने का प्रयास किया है कि नव साम्राज्यवाद क्या है।
है ना। नव साम्राज्यवाद क्या है, छोटा सा डिफरेंस, कोई विशेष नहीं था। और साम्राज्यवाद की दोस्तों अगर बात करें ना, साम्राज्यवाद तो विश्व के लगभग सभी यार भारत की बात कर लीजिए ना भाई, भारत में भारत के जो राजाएं थे क्या करते थे, राजा एक राजा से कि मुगल काल को देख लीजिए आप, है ना, मौर्य साम्राज्य को देख लीजिए, अशोक ने कितने सारे आक्रमण किए थे, है ना। तो ये सब राजा आक्रमण क्यों करते थे कि दूसरे राज्य को जीतकर अपने राज्य का विस्तार, अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए। तो ये क्या था, ये भी तो साम्राज्यवादी धारणा ही थी, है ना। तो इस प्रकार से जिस राजा ने भी आक्रमण किया है सेना के द्वारा डायरेक्ट आक्रमण करके उस राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिलाने का प्रयास किया है, वो सब साम्राज्यवादी धारणा ही कहलाएगी, ठीक है, वो सब साम्राज्यवादी धारणा ही कहलाती है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, और 4th यूनिट में हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध कि भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं। हालांकि इस पर हमारा एक सेशन अभी से पिछले साल हो चुका है, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, भारत के जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं, जितने बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके साथ में संबंध हम डिटेल में देख चुके हैं। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत ये सेशन मिल जाएंगे आपको, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा भारत की विदेश नीति, इस नाम से आपको सेशन मिल जाएंगे, जिसमें भारत अमेरिका संबंध भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पर हम सेपरेट सेशन एक अलग से और लेने वाले हैं, जो कि आपकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़े। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।